अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसके थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में आपका ये प्लान किस तरीके का होगा। आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना गोल डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप जो है, ये जो गोल सेट करने का है, क्या आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं या रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब आमतौर पर 5 से 10 साल ही समझा जाता है और या इससे भी ज़्यादा होता है। गोल को क्लियर करना आपके एसेट के एलोकेशन और रिस्क टॉलरेंस को आसान कर देता है। आपको जब पता होता है कि आपने 5 साल या 10 साल के लिए करना है, तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजंस हैं वो उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। गोल आपको ये बता देता है कि आपको लिक्विडिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए। इससे आप स्टॉक सिलेक्शन और टाइम हॉरिजॉन जो है वो डिसाइड कर पाते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि इसमें बेसिक किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, तो उससे पहले मैं एक बात और कह दूं कि अगर आप 10,000 रुपये माहाना इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल आपका ये तकरीबन जो है ना 1,20,000 रुपये बनता है, और 5 साल में ये आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 6 लाख रुपए की बन जाती है, और 10 साल में ये 12 लाख रुपए है। आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगी ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। इस पर जो मार्केट के रिटर्न्स हैं वो अलग से मिलेंगे। छोटी रेगुलर सेविंग का जो मैजिक टाइम होता है ये आपके साथ काम कर रहा होता है, इसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें आपको किस तरह के अकाउंट का सेटअप चाहिए होगा, तो देखें, आपको ऑब्वियसली जो ब्रोकर के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ जो है वो आपका सब अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आप फुल कंट्रोल चाहते हैं, यानी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और आप सब अकाउंट के अलावा, और अगर तो आप स्टूडेंट हैं या आपकी कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो फिर तो आप सहूलत अकाउंट के थ्रू ही मूव करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स है और आप जो है उसके साथ अपना नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाया है, और आप उसके साथ जो है वो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके थ्रू पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है एज अ लॉकर जो है वो आपका वर्क करता है। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन होता है, उसके ऊपर हम ब्रीफली डिस्कशंस कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब बिगिनर्स के लिए जो है वो ये है कि जो मतलब लाइक जो सहूलत अकाउंट जिन लोगों का है वो ऑब्वियसली फिर सब अकाउंट के साथ ही वर्क करते हैं, और उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो जो है वो इन्वेस्टर अकाउंट में अपनी अमाउंट का रख सकें। और सब जो सहूलत अकाउंट होता है उसकी लिमिट भी 10 लाख रुपए की होती है, तो उनको ये सब चीज़ें जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपने टाइम हॉरिजॉन को और अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपने गेन्स को, उस सब लिमिट को भी जहन में रखना है, क्योंकि उसके बाद आपको एट एनी कॉस्ट लिक्विडिफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स आपको ये ऑप्शन नहीं देंगे कि आप अपने सहूलत अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में शिफ्ट करें। तो जब आप ब्रोकर अकाउंट बनवा रहे हैं तब अपने ब्रोकर से लाजमी काम पूछ लीजिए कि अगर आप सहूलत अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको अपग्रेड करवाकर अपनी केवाईसी को अपडेट करवाकर जो है वो नॉर्मल अकाउंट में शिफ्ट कर सकें। क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसके साथ इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवा सकें। ये वो सवालात हैं जब आपने अकाउंट ओपन होना है, आपने उस वक्त आपको ये चीज़ें पूछ लेनी चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल की तरफ आ जाएं कि किस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो आपके इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगे जब आप एज अ बिगिनर इसमें काम कर रहे हैं, तो इसमें ना 3 मेजर कैटेगरीज आ सकती हैं। एक आ जाते हैं आपके ब्लू चिप स्टॉक्स, जो लार्ज कंपनीज हैं, जिसमें बहुत सारी, अब इसमें शरिया कॉम्प्लाइंट नॉन शरिया की तरफ मैं इस वक्त नहीं जा रही। मेरी आपको पर्सनल एडवाइस हमेशा यही रही है कि आप शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स की तरफ ही मूव करें, क्योंकि वो आपके पास तमाम स्क्रीनिंग से भी अच्छे गुजरे हुए होते हैं, और फिर मैं पर्सनली सिर्फ शरिया कॉम्प्लाइंट में ही इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, या आप अपने इस्लामिक स्कॉलर से कंफर्म करें और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, इसमें यह है कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, आपके पास ETFs हैं, आपके पास डिविडेंड स्टॉक्स हैं। अगर ब्लू चिप स्टॉक्स की बात की जाए तो ये वो कंपनीज होती हैं जो बहुत अरसे से
है और बहुत स्टेबल होती हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। अगर हम ETFs की बात करें और इस्लामिक ETF की बात करें तो 2 ETFs इस वक्त वर्क कर रहे हैं, जिसमें मीज़ान ETF आ जाता है और महाना ETF आ जाता है। और इसमें जो मीज़ान ETF है ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन है जो उनके स्टॉक्स की, अगर आप पर्सनली उसको भी रेप्लिकेट कर लेना तो उसमें ज़्यादातर ब्लू चिप स्टॉक्स ही मौजूद होते हैं। और फिर डिविडेंड स्टॉक्स में भी तकरीबन वही कंपनीज आ जाती हैं जो ब्लू चिप में है। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड कर सकता है कि आपने खुद एनालाइज कर ली हैं कुछ कंपनीज, या आप जो हैं फंडामेंटली उनकी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ते हैं। वो हमने इस चैनल पर ऑलरेडी ब्रीफली देखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कौन सी रेशियोज़ पता चलती हैं, या उससे आप कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। बैलेंस शीट से आपको कौन सी रेशियोज़ का पता चलता है, उससे आप क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप क्या रेशियोज़ जो है उससे कलेक्ट करते हैं और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो उनके थ्रू आप किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर के फंडामेंटल एनालिसिस करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी किस तरीके से है, मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट होती किस तरीके से, वो दिखती क्या है। सो इसमें SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है आप वो अपना अरेंज करते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है उस मेथड को इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। हर महीना जो फिक्स्ड 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका SIP या DCA कहलाता है। अब आप जो है हाई प्राइसेस पे या कम पे मुख्तलिफ टाइम्स पे ख़रीद रहे होते हैं और वो आपकी एवरेजिंग हो रही होती है। मार्केट टाइमिंग से बेहतर है कि आप डिसिप्लिन का तरीका अपनाएं। जब आप अगर एज अ बिगिनर हैं, अगर क्योंकि देखें अगर आप को नॉलेज है स्टॉक्स की और अगर आपने चीज़ों को समझ लिया है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इस चैनल पे हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, तो अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं या आगे फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी कि आपको पता होगा कि ओके ठीक है, ये मार्केट की जो कंपनीज़ हैं इनमें इन्वेस्टमेंट अभी हाई है क्योंकि हमने ये रेशियोज़ देखी हुई हैं या ये चीज़ें हमने स्टडी की हुई हैं। अब हो सकता है कि आप जनवरी में, अगर आपको वो नहीं पता और आप एज अ बिगिनर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। देखिए आपने अगर जनवरी में इन्वेस्ट किया है और उस वक्त आपको कुछ शेयर्स जो हैं वो 60,000 के अराउंड पे मिल रहे थे, हो सकता है जून में आपको कम प्राइस के ऊपर वो शेयर्स मिल रहे हैं और दिसंबर में वो फिर उससे भी ज़्यादा पे जा चुके हैं। सो ये जो डिफरेंट टाइम हॉरिजोन्स के अंदर प्राइस का जो ऊपर नीचे जाना है, आप जब भी नीचे जा रही है आप उसको खरीदेंगे, जब भी ऊपर जा रही है आपने होल्ड करना है। अब इसमें ये किस तरीके से वर्क करे वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये तरीकाकार जो है वो आपका कहलाता है एवरेज कॉस्ट इज बैलेंस्ड, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है, जो खरीदारी की कॉस्ट है, वो इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का दिख सकता है। अब इसमें ना 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली ये है कि एक तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कंपनीज़ के एनालिसिस करना सीख लिए हैं और वो अब अपनी मर्ज़ी से कुछ कंपनीज़ को सिलेक्ट करके और लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए पोर्टफोलियो ये है कि वो ब्लू चिप्स को 40% होल्ड कर लें, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को 30% कर लें। इसमें डिविडेंड पेइंग और बाज़ औक़ात जो है, जो डिविडेंड पेइंग होते हैं और जो ब्लू चिप्स होते हैं, ये एक जैसी कंपनीज भी हो सकती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए पावर सेक्टर की, तो उसमें HUBC जो है वो एज अ ब्लू चिप भी रजिस्टर होता है और एज अ डिविडेंड भी। इसी तरह से मीज़ान बैंक भी एक अरसे से आपको बहुत हाई डिविडेंड भी देता आ रहा है और इसी तरह से वो बहुत स्टेबल कंपनी भी है। और इवन ये आपको ये मौका, मीज़ान बैंक की एक बड़ी बात ये है कि ये जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ये उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद कंपनी है, क्योंकि ये मौका देती है एंट्री लेने का भी और एग्जिट भी आपको बहुत ईजीली कंफर्टेबली देती है और उसके बावजूद ये आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे देती है। अगर इसकी होल्डिंग आप 5 से 10 साल की करते हैं तो भी आपके ये कह लें कि 30, 50, 60% की जो आपकी ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस टाइम पे ख़रीदा है यकीनी तौर पे, लेकिन उसके हिसाब से ये आपको लॉन्ग रन में अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के अंदर आपका जो 70% इन्वेस्टमेंट है वो आपको सिर्फ डिविडेंड से ही आपका रिकवर कर देती है। तो अगर हम बात करें कि जिसको थोड़ी सी नॉलेज है वो ब्लू चिप्स, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को की परसेंटेज को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, और फिर 20% वो ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10% जो है वो कैश को रिजर्व में रखते हैं। अब ये 10% कैश रिजर्व क्यों रखा गया है? इसका मकसद ये है कि जब भी आपके पास, आप महीने में आप फेयर ऑफ मिसिंग आउट ना हो, आपको फोमो फील ना हो, जब आप मुख्तलिफ कंपनी की प्राइसेस को नीचे जाता देख रहे हैं और आपने वो अगर हाई प्राइसेस पे ख़रीदी हुई हैं, तब आप
आप उस 10% जो कैश का रिजर्व है उसका इस्तेमाल करके बाइंग कर सकते हैं और अपनी जो कॉस्ट है उसकी एवरेजिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। अब एक बात ये कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनको अभी बिल्कुल किसी कंपनी का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये अगर ENGRO लिखा है तो ये एंग्रो कौन है, ये कैसे देखा जाएगा, HUBC का कंपनी का क्या करती है, इसका बिजनेस क्या है, इसने क्या किया है आज तक, मारी कौन है, अगर किसी को ये बिल्कुल नॉलेज नहीं है और वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे। सो उनके लिए बेहतर डिसीजन यही होता है कि वो अपनी जो स्टार्टिंग कह लें कि इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको ETF से शुरू करें। उसके लिए वो 60% की जो अपनी एलोकेशन है वो ETF में रखें, 30% वो ब्लू चिप्स में विद टाइम जब उनको कंपनी के एनालिसिस करना आ जाते हैं उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। 10% जो है वो कैश रिजर्व्स में रखें। और क्योंकि जो आपका ETF है वही आपको डिविडेंड पेइंग भी स्टॉक्स, क्योंकि आप मीज़ान ETF को खरीदें तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिविडेंड उसमें से आता रहेगा, क्योंकि उसमें जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं वो मेंशन होती हैं। सो आप और ब्लू चिप स्टॉक्स, या कह लें कि आपने और अगर कोई पर्सनल अलग अलग कंपनीज को सेलेक्ट करनी है तो वो आप ETF में, मीज़ान ETF के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कंपनीज के, उनमें से कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो फिर यानी कि मार्केट के हवाले से, तो फिर आप स्टॉक्स को जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसकी परसेंटेज ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज आप ETF की तरफ मूव कर सकते हैं। ETF का जो कि कोर जो बनाना का मकसद होता है वो यही है कि आपको डाइवर्सिफाइड बेस बना देता है। स्टॉक से आप एक्स्ट्रा अपसाइड हासिल कर लेते हैं और कैश से डिप और बाय वाला मैकेनिज्म जो है वो आपका बैलेंस रह जाता है। अब अगर हम बात करें कि मंथली बाय की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसके अंदर ये क्यों ज़रूरी है कि आप मंथली बाइंग करें इसके अंदर, तो देखें हर महीना जो फिक्स डेट के ऊपर आप बाय कर रहे होते हैं, और तो इससे एक तो ये हो जाता है कि आपका जो शेड्यूल है वो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, आपका रिकॉर्ड कीपिंग आसान हो जाता है। आपने कभी भी ना सिर्फ ऐप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपके पास आपकी कह लें कि एक्सेल शीट तैयार होनी चाहिए, आपके पास आपके पोर्टफोलियो की चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि कल को अगर आपका कोई रिकॉर्ड, आपका मोबाइल, आपकी चीज़ें किसी किस्म के डैमेज से गुजरती हैं तो भी आपके पास वो चीज़ें जो हैं वो एक्सेल शीट की सूरत में आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में या आपके पास रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम बात करें ना कि जब आप 3 से 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या 5 से 10 साल के लिए भी कर रहे हैं, तो आपने रीबैलेंसिंग और रिव्यू पीरियड को ना लाजमी मेंटेन करना है। यानी हर साल एक बार आपने पोर्टफोलियो चेक करना है। अगर आपका ETF 70 हो गया है तो फिर आप थोड़ा सा बेचकर उसको 40 to 60 के राउंड ला सकते हैं, और विद टाइम आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कंपनीज़ हैं। अगर आप ETF से पूरा एग्जिट भी लेना चाहते हैं तो कौन सी पर्सनल ऐसी कंपनीज़ हैं, 5 से 10 कंपनीज़ जिनमें आपको लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आप उसकी तरफ भी स्विच कर सकते हैं। और जो कह लें कि जो रीबैलेंसिंग है ना, इससे ये होता है कि जो आपका रिस्क कंट्रोल हो जाता है और आपकी जो ओरिजिनल एलोकेशन है ना वो आपको मेनटेन करना, वो डिसिप्लिन मेनटेन करना, और आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ ही लेके जाता है, हाई रिटर्न्स की तरफ लेके जाता है। अब अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की एग्जांपल्स को आपके लिए देखें तो अगर आपने 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किए हैं और आपका एनुअल रिटर्न जो है, यानी कि आपने जो होल्डिंग पीरियड रखा उसके बाद साल के एंड पे जो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की एक आउटलुक नज़र आ रही है, अब अगर वो 12% हो रही है तो ये तकरीबन आपका पोर्टफोलियो जो है वो 2.30 मिलियन का बन जाता है। और अगर 15% आपका रिटर्न आया है, और ये हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर रहे हैं कि अगर आपका 15% जो है वो अगर रिटर्न आ रहा है तो ये तकरीबन 2.75 मिलियन बन जाता है। अब ये जो कैलकुलेशंस हैं ये ऑब्वियसली फार्मूलाज के थ्रू और SIP फ्यूचर्स को देखकर की गई हैं। अब इसमें आपने ना कुछ चीज़ों को बहुत जहन में ख्याल में रखना है, वो हैं टैक्सेस, फ़ी और प्रैक्टिकल कॉस्ट। आपने ब्रोकरेज, आपका GST यानी कि जो टैक्स लग रहा है आपका, आपने जो फ़ी है NCCPL की उसको देखना है, ETF की जो मैनेजमेंट फ़ी यानी कि जो वो खुद बैलेंस हो जाती है ऑटोमेटिकली जब आपने अगर उसमें से एग्जिट लेना है, या मंथली एनुअली बेसिस पे वो फ़ी जो है वो ऑटोमेटिकली वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% आपने उनको भी जहन में रखना है। डिविडेंड पे जो आपका विद होल्डिंग टैक्स लग रहा होता है वो भी आपने देखते रहना है, और इन सब चीज़ों को आपने मॉनिटर भी करना है, और अपने जो आपका पोर्टफोलियो है उसको ये जहन में रखकर ही आपने इन टैक्सेस को फिर अपने प्रॉफिट को देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है। अब अगर हम बात करें कि इस दौरान में आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक तो यह है कि आपने सारी चीज़ें ना एक ही स्टॉक में नहीं लगानी है, अगर वो स्टॉक गया तो आपके पैसे भी गए। और अगर बात करें कि आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप बैंक में से मीज़ान बैंक देख सकते हैं, एनर्जी में से HUBC देख सकते हैं, फर्टिलाइज़र में तो हमने बहुत आपको
कई हमने 3-4 कंपनीज़ हैं उसमें सिर्फ, और उसमें हमने कई बार एनालिसिस किए हैं, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की एनालिसिस की है, उनके डिफरेंट रेशोज़ को बड़ा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो उसमें तो तकरीबन सारा ही सेक्टर उसमें अच्छी क्वालिटी में ही चल रहा है। 2-3 कंपनीज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ETF में भी आपके पास 2 इस्लामिक ETFs हैं, उनमें भी आप मूव कर सकते हैं। अब इसके अलावा ना 1-2 चीज़ें और जो जहन में रखने वाली हैं वो ये है कि आपने ना जो 3 से 6 मंथ्स के बाद हमेशा ना जो आपका इमरजेंसी फंड है उसको मेंटेन रखना है। कभी भी आपने जो है ना बोरोड मनी के ऊपर यानी मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करनी, ब्रोकर से लेके पैसे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं डालने, क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट लगता रहेगा। और इसी तरीके से जो आपने मार्केट में जब पैनिक सेलिंग हो रही होती है, आपने उस पर बिल्कुल पैनिक सेल नहीं करना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि इस वक्त मार्केट डाउन जा रही है और लोग इतने ज़्यादा स्टॉक्स बेच रहे हैं तो मुझे ये बेच देने चाहिए, तो आपने उसके वक्त में अपने स्टॉक्स को नहीं बेचना। और इसी तरीके से अगर बात करें कि जो चेक लिस्ट आपको अपनी बनाने की ज़रूरत होगी वो क्या होगी, तो देखें आपने ना मंथली 10,000 को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, आपने ETFs बाय करने हैं, आपने स्टॉक्स बाय करने हैं, आपने उसको डाइवर्सिफाई रखना है अपने पोर्टफोलियो को, आपने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपकी ईमेल्स हैं उनको सेव रखना है, उनको स्टार करके रखें। अपने डिविडेंड को जो आपको रिसीव हो रहा है उसका आप रिकॉर्ड देखें कि अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं और आप अपना डिविडेंड भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप ऑब्वियसली उसको देखते रहें कि आपने कितना डिविडेंड, आप वो इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी जा रही है उसके अंदर। और अगर आप डिविडेंड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर डाल नहीं रहे हैं वापस, तो फिर आप उस चीज़ को देखें कि कितनी रिकवरी हो चुकी है आपकी, और उसके ऊपर भी आपका जो कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है उन चीज़ों को भी मेनटेन करना है। इसी तरीके से जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक तो मार्केट टाइमिंग का लोग बहुत वेट करते हैं, जिसकी वजह से राइट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाती है, और सब पैसे एक स्टॉक में लगाना ये एक बहुत बड़ी कह लें कि मिस्टेक होती है। ओवर ट्रेडिंग करना यानी कि फ्रीक्वेंटली बाय करना और सेल करना, ये जो फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल का ऑप्शन होता है ना, इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम पे कुछ चार्जेस लग रहे हैं, हम ब्रोकरेज कट रहा है बाय करने पे भी, सेल करने पे भी, और इसके अलावा जो है कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है। सो ये वो चीज़ें जो हम जब ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरीके से जो इमरजेंसी में जो है ना आपके पास कैश नहीं होता, यानी कि जब स्टॉक्स बिल्कुल डिप पे आए हुए होते हैं तब बाय करने के लिए हमने कुछ भी अपने अकाउंट में नहीं रखा हुआ होता, तो 10% आप जो मंथली वो रख रहे हैं तो वो आपके कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। अगर आज की वीडियो के हवाले से मैं फाइनल टेकअवेज की बात करूँ तो वो यही होगा कि आपने जब भी शुरू करना है वो कभी भी देर नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने 20 साल लेट शुरू किया या मैंने 30 साल लेट शुरू किया, आपने आज शुरू किया है तो आज ही आपका दिन है पहला, और आज ही राइट टाइम है। और आपने इन्वेस्टमेंट को अपनी रेगुलरिटी का हिस्सा बनाना है और मंथली डिसिप्लिन इसमें मेंटेन करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, और अपने डिविडेंड्स अगर आप इसमें री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 5 से 10 साल में ये कंपाउंडिंग जो है ये आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। और आपने इन्वेस्ट करते वक्त सबसे अहम चीज़ अपने गोल को लाजमी सेट करना है कि आप इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं। क्या आप इन्वेस्टमेंट किसी एसेट को बनाने के लिए कर रहे हैं, या आप इन्वेस्टमेंट अपनी रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या राइट एज है इन्वेस्टमेंट करने की, कौन सा राइट टाइम होता है जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, और उसमें किस तरीके से कौन सा वाला पोर्टफोलियो आप समझते हैं या कौन सी कंपनीज आपको अच्छी लगती हैं कि जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।